ठीक है जनाब। तो हमने एक जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पढ़े हैं ना उसको देखते हैं। स्पेसिफिक बोरोइंग के बारे में बातें कर लेते हैं सारी की सारी। स्पेसिफिक बोरोइंग, स्पेसिफिक बोरोइंग का मतलब जनाब ये है हमारे पास कि आपने स्पेसिफिकली उस प्रोजेक्ट या एसेट की कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया है या फंड अरेंज किया है। तो जनाब इसमें अगर इसको अरेंज करने की कोई फी आती है वो भी हम कैपिटलाइज करते हैं, इसकी अरेंजमेंट फी, लेकिन हो स्पेसिफिकली उसकी अरेंजमेंट के लिए वो भी ऐड करते हैं। जो बोरोइंग कॉस्ट आती है, बोरोइंग कॉस्ट आती है वो टोटल ऐड करते हैं, सिर्फ एक्सक्लूड करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं टेम्परेरी, एक्सक्लूड कर देते हैं सस्पेंशन पीरियड को, बस सस्पेंशन पीरियड के अलावा सारी चीजें ऐड कर देते हैं। सस्पेंशन पीरियड के अलावा सारी चीजें ऐड कर देते हैं। क्लियर होगी बात? दोबारा सुने, बोरोइंग कॉस्ट सारी की सारी कैपिटलाइज होती है सिवाय सस्पेंशन पीरियड के। उसके बाद इसकी टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम को भी कंसीडर करते हैं, टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम को। अब जो टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम है वो भी टोटल लेते हैं जो हमारे पास फंड बचा पड़ा है, इसमें भी हम करते हैं एक्सक्लूड सस्पेंशन पीरियड, एक्सक्लूड सस्पेंशन पीरियड। डन होगी बात? तो स्पेसिफिक बोरोइंग में यही बातें हैं, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर ऑफ, बल्कि जर्नल बोरोइंग में देख लेते हैं। जर्नल बोरोइंग में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। एक रेट, जनरल बोरोइंग में एक रेट अप्लाई यानी इंपॉर्टेंट होता है। सर वो ऊपर वाला दिखा दो अगर आप, उसकी स्क्रीनशॉट लेनी मैंने एक। कैपिटलाइजेशन रेट का मतलब क्या है? कैपिटलाइजेशन रेट हमेशा जर्नल बोरोइंग पर फाइंड होता है, और वो भी अगर जर्नल बोरोइंग एक से ज्यादा गिवन हो तो तब वो एवरेज रेट होता है ना कैपिटलाइजेशन रेट एक्चुअल में। तो एवरेज रेट फाइंड करने के लिए एक से ज्यादा चीजें होनी चाहिए। एवरेज रेट फाइंड करने के लिए एक से ज्यादा चीजें होंगी तो एवरेज रेट फाइंड होगा ना, ठीक है मेरे भाई। तो कैपिटलाइजेशन रेट फाइंड करने के लिए भी, और उसके बाद कैपिटलाइजेशन रेट फाइंड करने के लिए हमें एक टेबल बनाना पड़ता है। इसमें नो अरेंजमेंट फी कंसीडर, नो अरेंजमेंट फी, नॉट अरेंजमेंट फी कंसीडर्ड, ना इसमें अरेंजमेंट फी कंसीडर करते हैं कैपिटलाइजेशन के अंदर, और ना ही टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम इसकी कंसीडर करते हैं। अगर ये चीजें हों तो डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे, कैपिटलाइजेशन में फाइंड नहीं होगी, ठीक है। जर्नल बोरोइंग के बाद हमने देखा था कि ऑर्डर ऑफ पेमेंट कैसे होता है। ऑर्डर ऑफ पेमेंट फॉर प्रोजेक्ट या एसेट, सबसे पहले अगर एंटिटी के अपने पैसे पड़े हों और ऑन फंड के ऊपर कोई बोरोइंग कॉस्ट नहीं आती और ना ही इसका कोई इन्वेस्टमेंट इनकम होती है, उसके बाद स्पेसिफिक बोरोइंग, वो तीन चीजें सारी तीनों आती हैं अगर होंगी तो, और एंड पे हम कहते हैं जर्नल बोरोइंग से। ये है पेमेंट का तरीकाकार। कभी कभी वो खुद बता देता है कि यहां से पे किया, यहां से पे किया है, तो फिर हम वहां से ही पे करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि अगर एसेट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद कैपिटलाइज करना बंद कर देंगे। अगर एसेट कंप्लीट हो जाएगा तो कैपिटलाइज करना बंद कर देंगे। सर जी ये रंग खराब हो गए हैं ठीक है स्क्रीन के।
क्या खराब हो ये गया? अटक गया सर। सर अरे ये सारा आपका कुछ स्पॉन्ड नहीं कर रहा नोट। आपका हैंग हो चुका है। सर जी दिस वो आ कह जाएगा, रहा आ जाएगा। मैं वॉशरूम से बाहर आके क्लास लो यार, क्या कर रहे हो? है क्या हो? चले जी, अब नजर आ रहा है साहब? ये दोबारा अरे हाँ, ओके हो तो ना गया। नोट में मसला। ठीक ठीक हो गया, ठीक हो गया। चले जी, अब हमने क्वेश्चन करना है सर और जी कल सबको वाला लेक्चर हमारे सेंड अब कर अगर कोई है, दीजिए। मैंने पहले भी बताया, अर्ज किया है कि कल वाला जो लेक्चर है वो उसका लिंक नहीं मेरे पास आया। जो लिंक आया है वो ऐसा समझ रहा है कि वो एक्सपायर हो गया है। दोबारा नहीं आता सर। इधर और सो जा, दिन को सोया कर तू दोबारा यार। सर जी दोबारा नहीं आता। चले, नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 9 हमने कल किया था और आपने, मैंने कहा भी था कि इसको, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब यार हम मैं बड़े बड़े समझा दूंगा, क्वेश्चन मेरी करते हैं, समझ छोटे लो। छोटे। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। मैंने क्वेश्चन इग्नोर कर दिए कि वो यार आपने क्या बदतमीजी करने हैं। कर। ठीक, सर हमने कौन से क्वेश्चन करने? मैं वैसे बाकी छोटे मोटे सारे आपने करने हैं, मैं जो करवाता जाऊंगा, क्योंकि कल और परसों ये खत्म हो जाएगा। जितने क्वेश्चन फिर मैंने करवा दिए, बाकी आपने खुद ही करने हैं। जैसे मैं आपके जिम्मे भी लगा दूंगा आज से जी। ये भी क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। Alex Technology started construction of its office building in 2012. The building was expected to be a total cost 20 million, almost in 1 year, एक साल के अंदर. To finance the construction, following sources were planned: rupees 3 million from its own resources set aside for this purpose. लो जनाब, on fund आ गया. 17 million from a loan from bank at the rate of interest rate है 15%. कहता है 17 million, टोटल 20 million है, कहता है 17% बैंक से ले लेंगे. Construction work started on 1st June 2012. A contractor was hired for this construction. It was agreed to settle the contractor invoices आफ्टर 1 month ऑफ इनवाइस. बहुत प्यारी चीज कही है उसने, और इसमें सही अकाउंटिंग की बातें भी अब सब, क्योंकि पहले तो थी एक सीधी सीधी बात है। आज काम अगर कंप्लीट हुआ, उसकी इनवाइस बन गई, लेकिन हमने पेमेंट क्या करनी है? 1 महीने बाद पेमेंट कब करनी है? 1 महीने बाद। ये एक अच्छी बात है इसमें। फॉलोइंग इनवाइसेस वर सबमिटेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर. अब जो कॉन्ट्रैक्टर हमें इनवाइसेस दे रहा है, जो 30 जून को इनवाइस मिली है, उसकी पेमेंट 1 महीने बाद होगी, मतलब 30 जुलाई को होगी। इनवाइस की डेट 30 जून है और पेमेंट की डेट 1 महीना बाद। ठीक है, उसके बाद इनवाइस नंबर ये है, ये पेमेंट की कर दी हमने। इनवाइस की डेट है 30 सितंबर और 1 महीने बाद पे करना है, क्योंकि जब जर्नल बोरोइंग होती है ना, जर्नल बोरोइंग के लिए ये जरूरी होता है कि जिस डेट को हम पेमेंट करते हैं ना, उस डेट पे से लोन लेना स्टार्ट करते हैं, इनवाइस से, डेट से नहीं। क्योंकि जब पैसे किसी के यूटिलाइज करेंगे तब इंटरेस्ट देना शुरू करेंगे। उसके बाद 31 दिसंबर को है, 31 मार्च को है और 31 जुलाई को है। तकरीबन 1 साल की उसने बता दी। ड्यू टू सम डेफिशिएंसी इन डॉक्यूमेंटेशन, सैंक्शन ऑफ लोन गॉट डिलेड। बहुत प्यारी प्यारी बातें होना शुरू हो गई हैं। कहता है डॉक्यूमेंटेशन में डेफिशिएंसी की वजह से लोन की सैंक्शन, मतलब लोन मिलना डिले हो गया। स्पेसिफिक लोन की बात कर। फाइनली the bank loan was sanctioned on January 1, 2013. आखिरकार
जनवरी 1 2013 को लोन सैंक्शन हुआ, यानी लोन मिल गया। Till the loan sanction and after utilization of on fund, contractors bill were paid of existing running finance facility. Running finance facility क्या होती है? General borrowing. Running finance facility क्या होती है? General borrowing. Running finance facility क्या होती है? General borrowing. अब दोबारा जरा सम अप करते हैं स्टेटमेंट को। कहता है कि जनाब हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, 3 मिलियन हमारे पास है और 17 मिलियन के लिए हमने लोन अप्लाई कर दिया स्पेसिफिकली 15% के हिसाब से। डॉक्यूमेंटेशन की गड़बड़ की वजह से हमें सर जी सर ये अभी आपने बताया कि इनवॉइस इशू की गई लेकिन जो पैसे हैं वो 1 महीने बाद देंगे, तो अभी आपने उसके साथ कहा कि मतलब जब एसेट के लिए पैसे इस्तेमाल हो रहे हैं हम तब से इंटरेस्ट काउंट करेंगे, लेकिन सर जब उसने इनवॉइस हमें इशू कर दिया मतलब काम तो शुरू हो चुका है ना, तो तब से क्यों नहीं? ओ भाई, आपने जब जर्नल बोरोइंग से पैसे लिए हैं ना, मतलब आपने किसी से पैसे लेकर किसी को दिए हैं। एक बंदे ने आपको इनवॉइस दे दी 1 तारीख को, आपने किसी बंदे से पैसे पकड़कर अगले महीने की डेट को दिए हो, तो जो इंटरेस्ट पड़ेगा वो इनवॉइस वाली डेट से पड़ना शुरू होगा या जिस दिन आपकी कोई लोन यूटिलाइज कर ले उस डेट से पड़ेगा? मतलब सर उसने इस्तेमाल से पहले ही हमें बता दिया कि इतने पैसों का अरेंजमेंट कर लो कहीं से। हाँ जी, ठीक है सर। आगे देखें। फॉलोइंग फैसिलिटीज वर यूज्ड ड्यूरिंग द पीरियड। एक बात याद रखें, जब ये वेट देता है ना, वेट का मतलब होता है वो आउटस्टैंडिंग कह रहा है। वेटेड जब वेट दे देता है ना, आपने क्या करना होता है, वो जो टाइम गिवन होता है फिर टाइम नहीं देता, फिर वेट को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डायरेक्ट हमारे पास इंटरेस्ट आ जाता है। ये जो हम आउटस्टैंडिंग फाइंड करते हैं ना, तो फिर हम पहले हम वो टाइम से मल्टीप्लाई करते थे ना, अब वेट से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जरा तो फिर ये कैपिटलाइजेशन रेट सवाल ना निकालने की जरूरत बहुत नहीं पड़ेगी। नहीं रेट तो निकालेंगे, 3 लोन है, 3 लोन का एवरेज रेट तो फाइंड करेंगे ना, वेटेड एवरेज रेट या कैपिटलाइजेशन रेट। और जरा भी बातें खत्म नहीं हुई, जरा आगे चले। कहते हैं ऑन रिसीट ऑफ स्पेसिफिक लोन, जैसे ही स्पेसिफिक लोन मिला हमें, अमाउंट यूज्ड excluding interest out of running finance facilities was repaid out of specific loan। कहता है जैसे ही हमें पैसे मिले ना, जितने पैसे हमने जर्नल बोरोइंग से इस्तेमाल किए थे, मतलब 1 जनवरी 2013 की बात कर रहा है, 1 जनवरी 2013 की बात कर रहा है। कहता है जितने पैसे हमें मिले थे ना, हमने जो रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी से इस्तेमाल किए थे वो वापस कर दिए। लो जनाब, तो जर्नल बोरोइंग का जब तक हमने पैसे इस्तेमाल किए बस तब तक का इंटरेस्ट आएगा। जब हमने उनके पैसे वापस पे कर दिए तो तब इंटरेस्ट आना बंद हो जाएगा, जाहिर सी बात है, वापस रीपे हो गया। उसके बाद कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीट बाय 31 जुलाई 2013। However, वर्क रिमेन सस्पेंडेड फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2013। लो जी, सस्पेंशन भी इसके अंदर आ गई। मतलब ये कल वाला क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। उस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में 2 फर्क आ गया। एक ये 2 सालों में जा रहा है, 2 सालों में इसकी कैलकुलेशन होगी, और दूसरा इसके अंदर जनरल बोरोइंग बाद में आ रही है, सॉरी पहले जनरल बोरोइंग है, स्पेसिफिक बोरोइंग बाद में आई है। ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पीरियड सरप्लस फंड वर केप्ट इन अ डिपॉजिट अकाउंट यील्डिंग इंटरेस्ट 6%। ये भी बात हो गई। कहता है कंप्यूट कॉस्ट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग कैपिटल वर्क इन प्रोसेस एज एट 31 दिसंबर 2012 एंड 13। इसमें उसने हमें बोरोइंग कॉस्ट नहीं पूछी, बल्कि उसने पूछा है एसेट की कॉस्ट बताओ, जिसके अंदर बोरोइंग कॉस्ट भी आती है। ये क्वेश्चन समझ लग गया है तो काम करना शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। आ जाओ जरा, अलेक्स टेक्नोलॉजी है जी। सर इसमें जो उसने स्पेसिफिक बोरोइंग की है वो उसने फिर 2013 में की है। हाँ जी,
आपने फाइंड क्या करना है, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट में जाएं, आपने फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग या कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। तो कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग एंड वर्क इन प्रोग्रेस, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग या कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस एज एट 31 दिसंबर, जी जनाब 2012 भी कर लेते हैं और 2013 भी कर लेते हैं, रुपीज। सबसे पहले हमने ये देखना होता है कि कॉस्ट इनकर्ड कितनी हो गई, फंड इनकर्ड या कॉस्ट इनकर्ड। ठीक हो गया। उसमें ऐड हम कर देते हैं स्पेसिफिक बोरोइंग। स्पेसिफिक बोरोइंग कॉस्ट लेस कर देते हैं हम टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम। और फिर अगेन ऐड कर देते हैं जनरल बोरोइंग। ये है इसका फुल फ्लैज फॉर्मेट, सिवाय एक चीज, अगर अरेंजमेंट फी क्वेश्चन के अंदर गिवन होती तो वो भी लिखते, अगर अरेंजमेंट फी होती तो वो भी ऊपर हम लिख देते। ये सारे का सारा कॉमन सेंस बेस है, पेमेंट कब कर रहे हैं, कब इस्तेमाल हो रहा है, यूटिलाइज हो रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 2012 2013 के अंदर कौन कह रहा, कौन बोल रहा है? वो उसको जो सी अरेंजमेंट फीस उसको ऐड करेंगे कि लेस? ऐड करते हैं, कॉस्ट इनकर्ड हो रही होती है ना। चले जनाब, ठीक है। सबसे पहले हमने ये देखना है 2000, यानी जो इनवाइस का मतलब है ये कॉस्ट इनकर्ड हो चुकी है। 2012 के अंदर कौन कौन सी कॉस्ट इनकर हुई है, ये 2 मिलियन, ये 4.5 मिलियन और ये 4750 मिलियन, ये 2012 में इनकर्ड हो चुकी हैं। कॉस्ट इनकर्ड कितनी हुई वो 2012 में ऐड करेंगे, और जो 2013 में कॉस्ट इनकर्ड होगी वो 2013 में ऐड करेंगे। तो जरा मुझे ये ऐड करके दे दें, कैलकुलेटर आपके पास होगा। 2 मिलियन प्लस 4.5 मिलियन प्लस 4.75 मिलियन, कितना? 1125 टेट्रा जीरो। डबल 125 11,250,000। उसके बाद 2013 के अंदर जो कॉस्ट इनकर्ड हो चुकी है, जो 2013 में कॉस्ट इनकर्ड हो चुकी है, वो है हमारा एसेट कंप्लीट या मर्जी हुआ है, लेकिन जो कॉस्ट इनकर्ड हुई है वो पूरी एसेट के अंदर ऐड होगी। जी जनाब, 8750,000। इन दोनों को ऐड कर 8750,000। देंगे। 8750 8750 डन की बात। अब आ जाते हैं स्पेसिफिक बोरोइंग की तरफ। स्पेसिफिक बोरोइंग 2012 में तो हुई ही नहीं, क्योंकि वो आई किस डेट को है। स्पेसिफिक बोरोइंग 2012 में तो इनकर्ड हुई ही नहीं। कैसे पता चला हमें कैसे पता चला? क्योंकि 1 जनवरी 2013 को वो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सारा कुछ अरेंज हुआ, ऐसा ही है ना। तो हम स्पेसिफिक बोरोइंग वर्किंग नंबर 1 कर लेते हैं। वर्किंग नंबर 1 में स्पेसिफिक बोरोइंग फाइंड कर लेते हैं। स्पेसिफिक बोरोइंग, सर ये बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि क्लास रिकॉर्ड कर ले।
उन बच्चों से कहें कि रिकॉर्डिंग वाला मसला खत्म हो चुका है अब। 17 फिर ये मिलियन। रिकॉर्डिंग हटा दें जो आपने लगाई हुई। लेकिन ये ना लिंक एक्सपायर होता है मेरे भाई, मैंने लगाता तो हूँ कि शायद मिल जाए, कुछ ना कुछ मिल जाएगा तो भेज दूंगा, नहीं तो फिर एक्सपायर। ओके सर। 17 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 15%, मल्टीप्लाइड बाय, मुझे टाइम कौन काउंट करके बताएगा? कौन है वो मर्द मुजाहिद जो सही टाइम काउंट कर सकता है? 1 जनवरी 2013 को हमारा लोन सैंक्शन हुआ, सर जी 31 जुलाई 12 को एसेट हमारा कंप्लीट हो। नहीं 7 कितना महीने, टाइम होगा? 7 महीने। जी जनाब, कितने लोग हैं जो 6 महीने इस्तेमाल कर स्पेसिफिक बोरोइंग पे लगा रहे हैं? सर जी वो सस्पेंशन भी तो हुई है ना। सस्पेंशन पीरियड भी है। हाँ जी, अप्रैल 2013 में सस्पेंशन भी हुई है, अप्रैल 2013 में सस्पेंशन भी हुई है। वो बात समझ लगी ना? अप्रैल 2013 में सस्पेंशन भी हुई है, तो 6 महीने आएंगे। 1 जनवरी को लोन हमें मिल गया, अप्रैल का महीना सस्पेंड रहा, एसेट कंप्लीट हो रहा है 31 जुलाई को। हमने जिस डेट को एसेट कंप्लीट हुआ उस डेट तक जाना है, तो 6 महीने बनते हैं। कितना आ गया जनाब बोरोइंग कॉस्ट? 127500। 127500, 1275, और वो 2012 में नहीं आएगी, 2013 में आएगी सिर्फ 127500, 127500। जवाब देखिए ना, माइक फौरन अपना ऑफ कर लिया, आवाज आप लोगों की आ रही होती है तो हो रहा है। जैसे आप लोग अपना सवाल जवाब कर लिया करो, माइक अपना फौरन ऑफ कर लिया करो, ठीक है? ये तो जनाब सर ये 000 आ रहा है सर। 127500 आ रहा है। 000 आ रहा है आखिर में। 1275 कर लेते हैं, ठीक हो गया जनाब। हमने क्या किया, 17 मिलियन का 15% लिया और 6/12 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद वर्किंग नंबर 2 कर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट इनकम, टेम्पोरेरी इन्वेस्टमेंट इनकम। ये एक अच्छी चीज है वैसे, अगर ये फिजिकल क्लासेस होती तो ज्यादा मजेदार बनता ये टॉपिक, लेकिन कोई बात नहीं, हम कोशिश करते हैं कि वो मजा क्रिएट करें। टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम हमेशा स्पेसिफिक बोरोइंग पे होती है। हम देखते हैं डेट ऑफ पेमेंट, या डेट लिख लेते हैं, लोन लिखते हैं, पेमेंट्स लिख लेते हैं, फिर लिखते हैं रिमेनिंग लोन कितना बच गया, और उसको फिर आगे मल्टीप्लाई करके सब कुछ करते हैं। मल्टीप्लाइड बाय इंटरेस्ट रेट है 6% है शायद रेट, और मल्टीप्लाइड बाय टाइम। टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट भी तब तक हम एडजस्ट कर सकते हैं कॉस्ट के अंदर जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता। 1 जनवरी को 1113 को 17 मिलियन का लोन लिया है हमने। मुझे बताओ इस डेट को पेमेंट्स कितनी हुई है, कौन बताएगा? कोई पेमेंट नहीं हुई सर। इस डेट को 1 जनवरी तक पेमेंट कितनी हुई है? 1 जनवरी तक 6.5 मिलियन पेमेंट्स कितनी हुई है? कौन बताएगा क्वेश्चन को देख के? जी तो बोल दो, चलो मैसेज ही कर दो। कोई पेमेंट नहीं हुई सर। मुजम्मिल भाई अमाउंट बताएं, मुजम्मिल भाई मजेदार काम है, अमाउंट मुझे बताएं। अलीशेर आप भी, अलीशेर है कोई सही? भी नहीं। अलीशेर, खिजर कह रहा कोई नहीं। खिजर तू चुप कर जा यार, तू ना अभी सोया लगता है मुझे।
तो ये बंदा जो बात करता है ना, 4.75 एक आंसर आया है। जरशा आपने भी बताना बेटा, जल्दी जल्दी जल्दी। जरशा का आंसर है 825। ओके, मुजम्मिल और अली शेर का अभी तक आंसर नहीं आ रहा। नफीस भाई अवेलेबल हैं मार्केट में? नफीस भाई, ओए किधर गए हो? किधर चले गए हो? जब कॉमन सेंस की बात आई है सारे ही इधर उधर चले गए हो। सर 1 जनवरी 2013 को जो उसने 12 अपने में फंड की से की पेमेंट, पता नहीं ऐसा कुछ लग रहा मुझे। समी को भी बताने दो, समी को भी। जितनी पेमेंट हमने की है 2012 में सारी। आप सुनिए जरा, ओए सुन ले सुन ले सुन ले सुन ले सुन ले, आ जाओ जरा। ये देखें, ये है सवाल। 3 मिलियन आपका अपना भी है, जो ये आपने 2 मिलियन पे किया होगा ना पहले वाला, ये तो आपने अपने फंड से पे होगा। और सर जी आवाज ही गायब होगी। जी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। भाई तो सर बात कर रहे हैं सर के माइक की बैटरी डेड हो चुकी है। माइक की कैसे बैठ गई? 1 मिलियन की कर रही है पेमेंट। यार कौन बदतमीज है यार। अरे भाई मुझे ये आप ही लग रहे हो जो कर रहे हो। ओ नहीं यार, क्या हो गया? बदतमीज तेरा इधर इतना बड़ा तेरा ही हो सकता। है। अस्तगफिरुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह 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 अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अल्लाह यार बजाय ये सब करने की आप लोग देख लो कि पेमेंट कितनी की है उसने। ये बोला तो था यार ओन ये फंड से उसने पेमेंट की है। सर अच्छा ने आपने पूरा देखा? सवाल भी दिखाते हैं, सर ने अलग अच्छा आपने देख ली कितनी की है पेमेंट? 8.25 मिलियन की है इसने मेरे हिसाब से। पता नहीं सही है ये गलत है। यार कोई भी नहीं हुई, वहां मुझे लिखा लगता है हुआ उसने है सिर्फ ओन फंड से की है। वहां से आपने 1.2 निकाल लिए। ओए खिजर तू हुई चुप कर है यार। हुई है ना यार ना ये ओन फंड से यार किधर तू पहले वॉशरूम से बाहर आ यार। हुई है यार। ऑन फंड से तो पहले इसने किया ना, ये जहां हमारा से हमने सैंक्शन लोन हो छोड़ा गया ना लोन लोन का। क्या कह रहे हो? नहीं वो एक स्टूडेंट था, वो बोल रहा था कि ऑन फंड से की है, तो मैं वो कहा था ये ऑन फंड से नहीं है, ऑन फंड से तो ऊपर वाली खत्म हो गई है। वही तो मैं कह रहा हूं, ये 2 मिलियन आपने ये 2 मिलियन पे किया, ये भी ऑन फंड से पे हुआ। और 4.5 में से 1 मिलियन हुआ ऑन फंड से, और 3.5 मिलियन पे हुआ जर्नल बोर्विंग से। ये 3.5 जर्नल बोर्विंग से पे हुआ, राइट। उसके बाद जरा और आगे आए, ये जो 31 दिसंबर ठीक है सर। 2012 को पेमेंट हो रही है, ये 1 महीना बाद हो रही है। ये जो 31 दिसंबर 2012 को 4.750 की पेमेंट हो रही है, ये 1 महीना बाद, तो किस डेट को पे हो रही होगी? किस डेट को ये पे हो रही होगी? जनवरी के फर्स्ट एंड पे जनवरी। जनवरी जनवरी के एंड पे पे हो रही है। 2013। इसका मतलब ये हुआ ये पेमेंट 1 जनवरी को हुई ही नहीं, और हम देख रहे हैं 1 जनवरी की पेमेंट। तो 1 जनवरी को पेमेंट सिर्फ ये हुई 3500,000,
जो आपने जर्नल बोरोइंग से पैसे पे किए थे, जैसे ही आपकी स्पेसिफिक बोरोइंग आई, आपने पहले जो जर्नल बोरोइंग से पैसे खर्च हो चुके थे वो लुटाए वापस। तो 17 मिलियन से 3.5 मिलियन पहले माइनस करेंगे, बाकी कितना बच जाएगा? 13.5 मिलियन। सर जी एक बार फिर बताएं, मुझे मजा नहीं आया सर, आपकी आवाज चली गई थी। 5 मिलियन। तूने मजे लेने हैं तो मजे भी करवा देते हैं, टेंशन क्यों लेते हो? अब अभी करवाएं सर, दोबारा बता दें। मंडे को यार फिर अभी 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 करवाता हूँ, टेंशन क्यों लेते हो? देखें, 1 जनवरी 2013 को आपको मिला स्पेसिफिक लोन, और क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है जैसे ही स्पेसिफिक लोन मिलेगा, जो आपने जर्नल बोरोइंग से पहले पैसे इस्तेमाल किए होंगे वो वापस पे करोगे। ये बात समझ लगी? ये अंग्रेजी का पता है कहां लिखी हुई है? यस सर, ठीक हो गया। ये 2 लाइनें पढ़े, ये लाइन पढ़े जरा। ऑन रिसीट ऑफ स्पेसिफिक लोन, अमाउंट यूज्ड आउट ऑफ रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी वर रीपेड। डन। अब हमने ये देखना है कि हमने कौन से पैसे जनरल बोरोइंग से इस्तेमाल कर लिए थे। पेमेंट का ऑर्डर मैंने क्या बताया था? सबसे पहले अपनी जेब से पैसे पे करने हैं, फिर स्पेसिफिक Yes, sir. लोन से पे करने हैं। 2012 में स्पेसिफिक लोन था ही नहीं, 2012 में स्पेसिफिक लोन था ही नहीं। तो वो कहते हैं ठीक है, अगर स्पेसिफिक लोन नहीं है तो जनरल बोरिंग से पे कर लो। तो हम क्या करेंगे, ये 2 मिलियन भी गया ऑन फंड से, इस 45 यानी 4.5 मिलियन से 1 मिलियन गया जनरल बोरोइंग से, सॉरी ऑन फंड से, तो इसमें Yes, से sir. 1 माइनस कर दिया तो बचा 3.5 मिलियन। वो जनरल से गया, ठीक हो गया। वो कहां से पे? जनरल बोरोइंग 2012 में पेमेंट हुई है। तो सर और ये ये जो 1 जनवरी पेमेंट की है पेमेंट ये में कैसे आप आएगा? नहीं 1 जनवरी को जब आपने लोन लिया तो जितना पहले आप जनरल बोरिंग से पे कर चुके थे ना, वो पे कर देंगे, 1 जनवरी को वापस कर देंगे। ये पेमेंट पहले हो चुकी है, लेकिन स्पेसिफिक बोरोइंग से कब पे करेंगे? जब पैसे मिलेंगे तो पे होगे ना। तो स्पेसिफिक बोरोइंग 1 जनवरी को मिल रही है। ये देखें, ये लाइन पढ़े, हमें स्पेसिफिक बोरोइंग 1 जनवरी को मिल रही है। जितने पैसे हमने यूटिलाइज कर लिए 1 जनवरी तक जनरल बोरोइंग से, वो वापस पे करने हैं। तो ये बिफोर 1 जनवरी है, क्योंकि 30 सितंबर की इनवाइस है, अक्टूबर में पे कर दी होंगे 1 महीने बाद। वो बात समझ लगी कुछ? तो जनाब 17 मिलियन हमारी टोटल लोन लिया स्पेसिफिक, 3.5 मिलियन जो जनरल बोरोइंग आज से पहले यूटिलाइज हो गई थी वो वापस रीपे कर दी। अगली पेमेंट तक जितने पैसे हमारे पास मौजूद होते हैं हम उसकी इन्वेस्टमेंट इनकम ले लेते हैं। 67500। अब जरा गौर फरमाओ कितनी अमाउंट आ रही है? 13.5 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड 67500। 6 7 सर ये 1/12 क्यों? यही आ रहा है सबका। 1/12 इसलिए लिया है कि अगली पेमेंट तक हम अपना टाइम काउंट करते होते हैं। अगली पेमेंट किस डेट को हो रही है? अब पेमेंट्स की डेट लिख लें। पेमेंट्स की डेट, ये वाली किस डेट को पेमेंट होगी? 31 दिसंबर इनवाइस की डेट है, 31 दिसंबर इनवाइस की डेट है, 31 जनवरी को पेमेंट होगी। उसने क्वेश्चन के अंदर कहा कि जिस डेट की इनवाइस होगी 1 महीने बाद पेमेंट होगी, ये उसने क्वेश्चन के अंदर कह दिया है। तो हम जिस डेट को पेमेंट करेंगे बाकी के पैसे सरप्लस फंड होगा। फिर उससे अगली पेमेंट की डेट है 31 मार्च की डेट है, 30 अप्रैल को पेमेंट होगी। ये बड़ी ध्यान से चीजें सीखने वाली हैं। फिर उसके बाद 31 जुलाई की
पेमेंट है, सॉरी इनवाइस है, पेमेंट किस डेट को होगी? पेमेंट किस डेट को होगी? 31 अगस्त सर 30 अगस्त को 31 अगस्त 2013। अगस्त। भाई साहब अगस्त के अंदर तो हमने जाना ही नहीं है, हमारा एसेट कंप्लीट हो चुका है 31 अच्छा, जुलाई ओ 2013। यस सर, ओके, सो वो कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड यस बाय, सर। ठीक हो गया। सर जो पेमेंट आपकी कंस्ट्रक्शन के बाद होगी हमने उसको कंसीडर नहीं करना। अब सुने, ओ ये 3.5 P&L में जाएगी तक सर। रहना। तो इसको क्यों लिखा उसके अंदर आपने, माइनस क्यों किया? ओए सारे, अब मेरी बातें भी सुनो, आपस में लगे रहोगे तो मेरी आवाज सही तरह नहीं सुनाई देगी। सुने, जिस डेट को एसेट कंप्लीट हो गया उस डेट के बाद आपके वर्किंग के अंदर कोई डेट नहीं आनी चाहिए। उस डेट के बाद कोई डेट नहीं आनी चाहिए। तो ये डेट, ये जो पेमेंट है ये बाद में, हम इसको कंसीडर ही नहीं करेंगे। आ जाओ जरा, आपने एक महीना क्यों लिया? क्योंकि अगली पेमेंट जो हो रही है वो 31 जुलाई को हो रही है। अब 31 जनवरी में आपके पास लोन था 13.5 मिलियन, 13.5 मिलियन, 13.5 मिलियन। आपने इसमें से एक पेमेंट कर दी 31 जनवरी को। कितनी पेमेंट की? 4750, 4750,000। बाकी लोन बताएं कितना बच गया? बाकी लोन कितना बच गया? कितना? 875 34। नहीं सर 34 875 टेट्रा 0। ये सर 875 8750 मल्टीप्लाइड बाय 6 पर मल्टीप्लाइड बाय टाइम कौन बताएगा? यहां से फिर आप लोगों के जो हवास का पता चलेगा। अगली पेमेंट तक का टाइम बताना होता है, अगली पेमेंट तक का सर टाइम। 2 माह आएंगे। सर 2 माह आएंगे। 31 जनवरी का महीना तो एंड, फरवरी का महीना, मार्च का महीना और अप्रैल का महीना 2/12। कितने महीने हुए? सर अप्रैल में सस्पेंशन पीरियड था। हाँ जी, टोटल 3 महीने बनते हैं। टोटल कितने महीने बनते हैं? 3 महीने अगली पेमेंट तक। लेकिन अप्रैल का महीना सस्पेंशन पीरियड है, वो काउंट नहीं करते, इसलिए 2 महीने लिए। अप्रैल का महीना काउंट नहीं करना क्योंकि वो सस्पेंशन पीरियड है। ठीक है मेरे भाई? तो बताएं मुझे 87500 कितनी? 87500 87500। 30 अप्रैल को हमारा जो लोन बचा हुआ है वो बच गया 8750000। एक हमने पेमेंट किया है 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल को पेमेंट किया जनाब 6500,000। 6500,000। कितना लोन बाकी बच गया? बाकी का लोन कितना बच गया? 2250,000 2250,000 मल्टीप्लाइड बाय 6%, मल्टीप्लाइड बाय अगली पेमेंट हो रही है 31 अगस्त को। 3 महीने 30 अप्रैल को पेमेंट हुई। 30 अप्रैल तो अप्रैल का महीना खत्म हो गया। मई, जून, जुलाई 3 महीने लेंगे क्योंकि 31 जुलाई को हमारा एसेट कंप्लीट हो गया है। अगली पेमेंट हो रही है अगस्त के अंदर, तो 4 महीने नहीं लेंगे बल्कि हम 3 महीने लेंगे। हमारा एसेट कंप्लीट हो चुका है। कितने महीने लेंगे? 3 महीने लेंगे क्योंकि हमारा एसेट कंप्लीट हो चुका है। पर डरने की बात, क्या करना है हमने? अगर एसेट का डेट की कंप्लीशन पहले आ जाए तो हमने उसके बाद तो जाना ही नहीं है ना, उस टाइम के बाद कभी भी नहीं जाना। तो बताएं जनाब कितना
आ जाएगा 225000 मल्टीप्लाइड बाय 6% मल्टीप्लाइड बाय 3/12 33750 33750 सर जी तो यही आ रहा है या कोई और सर हाँ जी सर एक बात तो ठीक है कि एसेट की कंस्ट्रक्शन खत्म हो जाए तो हम इन्वेस्टमेंट इनकम इसमें माइनस नहीं करेंगे क्योंकि हम इसमें इंटरेस्ट ऐड नहीं ना कर रहे, लेकिन सर दूसरे सोर्स से इनकम तो आ रही है ना, क्या वो अदर इनकम में जाएगी कंस्ट्रक्शन के बाद? तेरी आवाज नहीं आ रही समी, कुछ सही जगह पर बैठना, तेरी आवाज काट करके समी तेरी सर इसकी कट बात करके आ रही है। मैं कह रहा हूँ किसी छत पे आ, किसी और जगह पे आ जहां पर आपकी आवाज मुझे समझ तो लगे। इसकी आवाज सही आ रही थी, वो शायद आपके नेट में इशू हुआ था कोई। सबकी आवाज गई। ये टोटल हेलो सर जी, इन्वेस्टमेंट हेलो टोटल हेलो इंटरेस्ट आ गया सर सर जी, मेरी आवाज आ रही है? समी नाराज हो गए। सर मेरी आवाज आ रही है? 18875 हाँ जी नहीं आपकी आ आ रही रही है। है सर जी। हेलो उस्मान आप बताओ क्या पूछना चाह रहा था सर? सर ये 18875 इंटरेस्ट टोटल 18875 जी सर। मेरी चलें आवाज अब ठीक है? अब होगी ठीक है। सर। इन्वेस्टमेंट इनकम हाँ आएगी वो हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आएगी। अब होगी। हमारी जो इन्वेस्टमेंट इनकम है की कॉस्ट में से ही माइनस हो जाएगी। जो बाकी है ना, वो जो बाकी जो हम कैपिटलाइज नहीं कर रहे वो अदर इनकम में जाएगी। यही पूछ रहे थे जितना सर वो। पोर्शन हम कैपिटलाइज नहीं, मैं बता रहा हूँ, जो पोर्शन हम कैपिटलाइज नहीं कर रहे वो अदर इनकम में जाएगा, जो पोर्शन कैपिटलाइज कर रहे हैं वो उस कैपिटलाइजेशन कॉस्ट में माइनस हो जाएगी। ठीक है जनाब। अब हमारे पास इंटरेस्टिंग बात, 2013 का पहले काम पूरा हो चुका है, अभी 2012 का रहता है, क्योंकि 2012 में जर्नल बोरोइंग इस्तेमाल हो रही थी, उसमें इन्वेस्टमेंट इनकम तो आई ही नहीं। तो जर्नल बोरोइंग के लिए हमें रेट फाइंड करना पड़ा, वो बड़ा काम आसान सा है। सर जी रेट आपकी सर जी फाइंड कर आपकी लेते हैं आवाज जनाब, ना कट रही कैपिटलाइजेशन है। रेट। आवाज नहीं आ रही सर जी आपकी। जी सबसे पहले हमारे लोन, उसके बाद रेट और इंटरेस्ट। जी हमारे पास लोन है 3 का बैंक का, ए बी सी, 25 मिलियन, 35 मिलियन और 10 मिलियन। $25, 35 और 10। ऐसा ही है 25, 35, 10। और इसका आउटस्टैंडिंग लोन के लिए इसको 30% से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 25% से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 45% से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे? क्योंकि आउट टाइम नहीं बताया ना, और जब वेट बताया हो तो डब्ल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर वेट बताया हो तो डब्ल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और अगर टाइम बताया हो तो वो टाइम आउटस्टैंडिंग ले लेते हैं। तो जल्दी से जनाब बता दें 25 मिलियन का 30% कितना आता है? $25 मिलियन का 30%, 8750 8750 और 35 मिलियन का 25%। सर ये एक आ रहा है 7.5 मिलियन।
ये 25 का 7.5 मिलेगी। अच्छा सॉरी सर, ये 7.5 आ रहा 7.5 है, ये 7.5 है। और 25 का 7.5 है 25 का 30%। 75,100,000 और 10 मिलियन का 45% 4.5 मिलियन। लिया 45,100,000। इन सब का रेट बताया हुआ है जनाब 18, 15, 20, 18, 15 और 20। जी जनाब 75,100 का हमने लेना है 18%। कितना आ गया 1350। नहीं सर 87 135,000 ठीक है। और मल्टीप्लाइड बाय 15%। 13,125,000 और 45,100 का 9 लाख आ गए सर ये। 20%। लो जनाब टोटल इंटरेस्ट को आउटस्टैंडिंग लोन पे डिवाइड कर देंगे, हमारे पास रेट आ जाएगा। टोटल इंटरेस्ट 1350 प्लस 13,125,500 प्लस ये आ गया 35,625,500। चेक कर लेना जरा। ठीक है सर, ओके हो गया। और आउटस्टैंडिंग लोन भी ऐड करें 20,750,000। अब आप लोग डायरेक्ट ही इसका रेट फाइंड कर लो। 35,625,500 डिवाइडेड बाय 20,750,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। 35,625,500 divided by 2,750 17.17। 17.17%। सर कंफर्म करवा ये लेंगे, रेट आ गलत ना गया। हो मेरा। रेट के बाद ठीक है कंफर्म है। जर्नल बोरिंग फाइंड। ठीक है जर्नल बोरिंग कॉस्ट फाइंड कर। जर्नल बोरिंग से सिर्फ एक पेमेंट की है। आपको याद होगा हम लिखते हैं डेट ऑफ पेमेंट और पेमेंट, फिर रेट आ जाता है और टाइम आ जाता है और फिर इंटरेस्ट आ जाता है। डेट ऑफ पेमेंट, जर्नल बोरिंग की पेमेंट किस डेट को कर रहे हो? जर्नल बोरिंग की पेमेंट किस डेट को कर रहे हो? 31 जनवरी को। जर्नल बोरिंग की पेमेंट 30 सितंबर 2012। 30 सितंबर नहीं 31 अक्टूबर को, एक महीना लेट करनी है। यस सर। और पेमेंट कर कितनी रहे हो? किसी को पता चला? जर्नल बोरिंग में से सिर्फ एक पेमेंट किया। 4.5 मिलियन की टोटल पेमेंट थी जिसमें से 1 मिलियन ऑन फंड से की हुई थी। रेट आ गया 17.17% और टाइम आएगा अक्टूबर को पेमेंट कर रहे हैं, नवंबर का महीना, दिसंबर का महीना, सिर्फ 2 महीने। वैसे ये टाइम लेते होते हैं जब तक एसेट कंप्लीट नहीं होता, लेकिन इसका टाइम हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि 1 जनवरी को तो जितनी जर्नल बोरिंग हमने ली थी वापस पे कर दी। जितनी जर्नल बोरिंग ली थी हमने वापस पे कर दी। तो ये जो जर्नल बोरिंग के पैसे हमने इस्तेमाल किए हैं ये सिर्फ 2 महीने के लिए इस्तेमाल किए। कितने टाइम के लिए इस्तेमाल किए? सिर्फ 2 महीनों के लिए। बताओ कितनी अमाउंट आ गई? 100,158।
100,158। तो खत्म हो गया क्वेश्चन आपका जनाब। सर 100 जी। सर सिंगल एंट्री का क्वेश्चन करना है आज। तो इस पे स्क्रॉल कीजिएगा ऊपर। सर आज अकाउंटिंग लेने थे क्लास, नेट के हालात सही नहीं है आपके, मेरा ख्याल। क्यों, क्या हुआ? वो आवाज कटती है कभी कभी, आपके बच्चे डिस्टर्ब हो जाएंगे फिर। कोई नहीं, खैर है, थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस होनी चाहिए। अच्छा जनाब, जो 2012 में टोटल आंसर आएगा वो आएगा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, और जो 2013 में आंसर आएगा वो आएगा बिल्डिंग। 2012 का आंसर लिखें कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। टोटल ऐड करो जरा, कितना आता है? 11250, 11250, 000 12 का सर जी 113501 111350158। यस सर। 2013 में देखें जरा कितना आ रहा है। 2013 में, 2013 का भी आंसर फाइंड करें। 87500000, 87500000 प्लस 1275 9836250 1275000 माइनस भी किया है। जी सर, 188750 जी जी सर सर। ओके, कितना आ रहा है? यही 9836250। 936 एड ब्रॉडाउन, ब्रॉडाउन कितना है? जो पिछले साल की कॉस्ट है वो भी तो इसमें ऐड होगी। जो पिछले साल जितनी कॉस्ट इनकर्ड हो चुकी है वो भी तो इसके अंदर ऐड होगी। तो कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग आ जाएगी आपकी, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। जी जनाब, 11350 सर जी 11350 भी ऐड करना है। ठीक हो गया सर। तो ये है की कॉस्ट। हाँ जी, अब सवाल पूछो जो जो आपके सवाल है। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया सर हमारा। ये जो ब्रॉडन आपने ऐड किया ये जरा दोबारा बता दीजिएगा। अच्छा, ये ब्रॉड ऑन किसके ऊपर है? क्यों इसी आपने बिल्डिंग का ही है ना, जो 2 की कॉस्ट आई है तो वो बिल्डिंग के अंदर ऐड नहीं होनी, सिर्फ 2013 की ऐड होनी है। ठीक है सर। तो 2012 के अंदर जितनी कॉस्ट आ गई ये आएगा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग बैलेंस, सर जी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, और जो 2013 में लगा वो सारे को ऐड, तो हमारा एसेट की कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है जनाब।